A very good morning all. This is Unacademy's YouTube platform, Unacademy UPSC, and I am श्वेतांक। अभी हम मॉर्निंग सेशन में इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी 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 एसेंशियल, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू कुलभूषण जाधव। देखिए, अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा है कि कुलभूषण जाधव के लिए पाकिस्तान में एक लॉयर अपॉइंट करिए, एक लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट करिए। अब ये बहुत बड़ा इशू क्यों है, ये बड़ा क्वेरी की इशू क्यों है? क्योंकि देखिए, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में एज अ टेररिस्ट देखा जाता है, और टेररिस्ट होने के कारण जितने भी बड़े बार एसोसिएशन हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो कुलभूषण जाधव का केस नहीं लेंगे। इस बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स की व्हाट हैव हैपेंड इन पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, जब से कुलभूषण यादव अरेस्ट हुए हैं, 3.5 ईयर्स 2017 के बाद से ही। हाँ, ओके, एक एक स्टेप्स क्या क्या हुए हैं और अल्टीमेटली अभी क्या सिचुएशन है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक टुडे इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें और सारी चीज़ों को वापस एक बार रिवाइज कर लें, देख लें। ठीक है, ICJ के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, साथ ही साथ हम जो एम्बेसडर के राइट्स होते हैं, जो इनवॉइस के राइट्स होते हैं दूसरे देशों के लोगों को लेकर, उसके बारे में हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, और सारी हम जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड उसको इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ क्या आई? न्यूज़ ये आई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज सेड अपॉइंट लॉयर फॉर जाधव, पाक टेल्स इंडिया। ठीक है, अब ये बात तो हो गई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया भाई अपॉइंट करिए लॉयर। अब देखते हैं फिर आगे कैसे क्या होगा, इंडिया गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी नहीं करेगी, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्या बात है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि अगर आप अपनी सिविल सर्विस एस्पिरेशंस को लेकर सीरियस हैं, अगर आप सीरियसली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। ठीक है, अनअकैडमी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और उसके बाद फिर फ्री क्लासेस को देखना शुरू करें। ठीक है, अगर ये फ्री क्लासेस आपको हेल्पफुल होती हैं, साथ ही साथ अनअकैडमी पे इतने सारे MCQ टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर प्रीलिम्स राउंड, उनको दें। इन सारे टेस्ट से अगर आपको बेनिफिट होता है, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स, प्राइसिंग, एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, SPYT कोड यूज़ कर लेंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन कहीं भी पेमेंट करने जाएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, SPYT कोड यूज़ करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो अलग से आप ले लीजिएगा। ठीक है, एक दो चीज़ें मैं और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेके आई है कि अगर आप 28 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10,000 रुपये की बुक्स अलग से दी जाएंगी, जिससे आपको टेंजिबल गुड्स भी कुछ मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपके सब्सक्रिप्शन को, अगर 1 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो सब्सक्रिप्शन को 3 महीने से बढ़ा भी दिया जाएगा। मतलब कि अगर अप्रैल 2021 में आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अप्रैल 2022 में ख़त्म होने की जगह वो सब्सक्रिप्शन जुलाई 2022 तक चलेगा। और भी प्रॉब्लम भाई स्टूडेंट्स को होती है, दैट इज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रिलिमिनरी देखिए हम एग्ज़ाम तो लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना है, लेकिन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम आ जाती है, EMI में पेमेंट नहीं कर पाते हैं और पूरी पेमेंट बड़ी अमाउंट है। सो अनअकैडमी उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए आई है। आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट है। चलिए, आपके इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, उसमें किसने आपको रिकमेंड किया उसमें मेरा नाम लिखिए और फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए। आपको अनअकैडमी से एक कॉल आएगा, 2 घंटे में चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो EMI की फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं, 0% EMI पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन की ओर, पढ़ाई की ओर ध्यान दें, इन सारी चीज़ों को साइड लाइन करें। ठीक है, सो आई होप आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया है, फिर ये बैचेस हैं जो स्टार्ट हो गई हैं, इनको आप ज्वाइन कर लेंगे, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम बात जिस इशू पे हमें डिस्कशन करना था। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि 2017 में कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया। ठीक है, 2017 में कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया, कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब देखिए, कई सारे कहा ऐसा जाता है कि पाकिस्तान की कोर्ट कहती है कि 2017 में उनको अरेस्ट किया गया, 2017 के अप्रैल में। इंडियंस कहते हैं कि मार्च के महीने में, मार्च 2017 में कुलभूषण जाधव को पहले किडनैप किया गया। किडनैप कहाँ से किया गया? किडनैप उनको किया ईरान बॉर्डर से, ईरानियन साइड से, और उसके बाद उनको किडनैप करके वो पाकिस्तान ले आए, और पाकिस्तान लाने के बाद उसके बाद उन्हें हैंड ओवर कर दिया गया ISI को। ISI ने ये कहा कि कुलभूषण जाधव एक टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में घुसे हैं, और एक्चुअली वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, यानी इंडिया के सीक्रेट, फॉरेन सीक्रेट एजेंसी के एजेंट हैं। चलिए, अब
कुलभूषण यादव हिमसेल्फ हैव बीन एक्चुअली अ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, और यहीं से पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि पाकिस्तान ये मानने को रेडी ही नहीं है कि कुलभूषण यादव एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है। ठीक है, अब दोनों इशूज द कंट्रीज में इशू क्रिएट हो गया। जब इंडिया ने, क्योंकि आपको पता होगा कि वियना कन्वेंशन 1963 में एक रेगुलेशन है जिसमें यह कहा गया है कि अगर दूसरी कंट्री के किसी भी इंसान को अगर एक जगह पे किसी और कंट्री में अरेस्ट किया जाता है तो उस इंसान के पास ये राइट होता है कि वो अपने कंट्री के एम्बेसडर से, एनवॉय से संपर्क कर सकता है अपने लिए जो मिनिमम लीगल राइट्स हैं उनको अश्योर कराने के लिए। ठीक है, सो कुलभूषण जाधव को ये राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुश किया कि ये राइट्स दिए जाएं, तो बिफोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन ले पाती, जल्दी से कुलभूषण यादव को एक आर्मी की कोर्ट में पेश करके, क्योंकि आर्मी की प्रोसेसिंग तेज होती है, ठीक है, तो आर्म फोर्सेस की ट्रिब्यूनल में पेश करके उनके ऊपर को पूरी की पूरी इंक्वायरी की गई और ये कह दिया गया कि हाँ ये टेररिस्ट हैं और इनको फांसी दे दी जाए, इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाए। चलिए, अभी कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, जल्दी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीजे को अप्रोच किया, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केस ये किया कि भाई पाकिस्तान जो है वो कुलभूषण जाधव के स्पेसिफिक केस में इंडिया को काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहा है, जो वियना कन्वेंशन 1963 के अंदर इंडिया का हक है। ठीक है, और कुलभूषण जाधव का भी हक है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। इसके बाद हियरिंग शुरू हुई और इमीडिएटली आईसीजे ने बोला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि भाई पाकिस्तान से कि पाकिस्तान प्लीज, पाकिस्तान गवर्नमेंट आप इस पूरे जो आपने अभी जजमेंट आपकी मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने पास किया है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, आप कुलभूषण जाधव को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं जब तक कि ये इशू रिजॉल्व ना हो जाए। अच्छा, अब आईसीजे के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आईसीजे के रेगुलेशन में ये कहते हैं कि भाई दूसरी कंट्री को भी रेडी होना पड़ेगा कि आईसीजे के डिसीजन को वो मानेंगे, और अदरवाइज आईसीजे उस पर्टिकुलर इशू को कैटर नहीं करती, हैंडल नहीं करती। खैर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया इस पूरे प्रोसेस में। वो क्यों किया वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, मैं आईसीजे पूरी डिटेल में भी आपको आगे समझाता हूँ। और केस डिवाइस हुआ, चला 2019 में फाइनली आईसीजे ने रूल किया कि कुलभूषण जाधव को वापस से एक सिविलियन कैटेगरी में, ठीक है, एक वापस से केस रन किया जाए और सबसे पहले तो कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस दिया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक 3 बार इंडियन काउंसलर को मिलने की परमिशन दी है, किससे? कुलभूषण जाधव से। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बार परमिशन दी थी जिसमें कुलभूषण जाधव अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, अपनी वाइफ से भी मिल सके थे, लेकिन उसके बाद और कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। चलिए, अब उसके बाद से कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तानी जेल में है। ओके, वो उनके ऊपर जो केस था उस केस का जजमेंट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन ट्रिब्यूनल के जजमेंट को कैंसिल करना भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अब वापस से एक नया केस रजिस्टर करके सिविलियन कोर्ट में, पाकिस्तान की सिविलियन कोर्ट में नया केस चलाने की डिमांड है। ओके, और इस केस के लिए अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट रेडी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या कहना है कि भाई पहले आप एक लॉयर तो अपॉइंट करिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली इतने दिन से ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में न्यूज़ चैनल्स में हर जगह पे कुलभूषण जाधव को कमांडर जाधव कह के कि भाई ये इंडिया का टेररिस्ट है, इंडिया का टेररिस्ट है, ऐसा फैला दिया है। तो अब जितने भी पाकिस्तान में बार काउंसिल्स हैं उन्होंने जाधव का केस लड़ने से मना कर दिया। ये कुछ उसी तरीके की बात है जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि जब 2008 में, ठीक है, मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, ताज वाला अटैक, तो उसके बाद से मुंबई में बार काउंसिल ने एक डिसीजन लिया था कि कोई भी आमिर अजमल कसाब का केस नहीं लड़ेगा। खैर, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होने के बाद इंडियन कोर्ट ने खुद आमिर अजमल कसाब को एक लॉयर प्रोवाइड किया था। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलेशन होता है, इंग्लिश लॉ हम सब एक्सेप्ट करते हैं और उसमें एक सिस्टम है कि अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो आपको एक लॉयर अपॉइंट करके देगी गवर्नमेंट। ठीक है, सो अब यहाँ पे पूरी का पूरा प्रॉब्लम आके फंसता है कि पाकिस्तान में, ठीक है, जब बार काउंसिल ने बोल दिया कि हम कोई भी केस नहीं लड़ेगा कुलभूषण जाधव का, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली कोर्ट की होती है। ठीक है, कि कुलभूषण जाधव को एक वकील, एक लॉयर प्रोवाइड किया जाए। वो लॉयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला गया है कि आप लॉयर अपॉइंट कर लीजिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्योरली एक लॉयर अपॉइंट करना चाहेगी, लेकिन पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के लिए एक वकील ढूंढना, एक लॉयर ढूंढना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। सो हाउ इट विल हैपन, हाउ इट विल प्ले आउट, ओनली टाइम विल टेल।
ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, जानबूझ के चीज़ों को उसके पेस को, उसकी स्पीड को कम करने का तरीका है। जो भी आगे होगा वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से कैटेगराइजेशन थे जिसके अंदर ये केस आईसीजे में गया। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आईसीजे में गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई, तो उनका कहना ये था कि इम्प्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं उसको रिव्यू और रिकंसिडर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ गई, आईसीजे में। उन्होंने कहा कि काउंसलर एक्सेस मिले कमांडर जाधव, जिनको पाकिस्तान कहता है, उनके साथ। ठीक है, और उनके इसलिए दिया जाए ताकि वो अपना डिफेंस रेडी कर सकें, क्योंकि हर इंसान को कोर्ट रूम में जाने से पहले अपना डिफेंस रेडी करने का हक है, राइट है। ठीक है, इट मीन्स पाकिस्तान हैज़ टू, अब इसके लिए पाकिस्तान को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे कि उन्होंने कमांडर जाधव पे क्या चार्जेस लगाए हैं, अगर हम उनकी लैंग्वेज में बात करें तब भी। ठीक है, सो कुलभूषण जाधव के ऊपर क्या चार्जेस लगाए हैं वो भी आज तक पाकिस्तान ने इंडिया को बताए नहीं थे, तो अब वो बताना पड़ेगा। ठीक है, जब उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे तो चार्जेस के साथ एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा कि भाई क्या एविडेंस आपको मिले थे कि आप कह रहे हैं कि ये आदमी टेररिस्ट है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ एज एंड व्हेन ये ओपन होगी तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होंगी और most probably चीज क्लियर हो जाएगी that he is not a terrorist. Okay, now it implies that Jadhav will have a right to defend. Okay, कोई भी फोरम हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल में केस चलाएं और या फिर सिविल जजमेंट में। अच्छा, अब वो ट्रिब्यूनल में, आर्मी ट्रिब्यूनल में केस चला कैसे रहे थे, तो उनका कहना यही था कि कुलभूषण जाधव हैज नॉट बीन रिटायर्ड येट फ्रॉम इंडियन नेवी, और अगर इंडियन नेवी से वो रिटायर्ड नहीं हुए हैं तो फिर उनका जो केस है वो आर्मी या फिर नेवी की एक ट्रिब्यूनल में चल सकता है। खैर ये पॉइंट भी गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान कोई वॉर सिचुएशन में नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रही होती और उस समय अगर इंडियन एक आर्मी के सर्विंग ऑफिसर को पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की नेवी पकड़ लेती तो उसके ऊपर वो अपने ट्रिब्यूनल में केस चला सकते थे, बट दिस इज नॉट अ वॉर टाइम। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी ट्रिब्यूनल में उनके ऊपर केस चलाना इज एक्चुअली इफेक्टिवली रॉन्ग। ठीक है, चलिए, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिए थे। क्योंकि मैं बार बार वियना कन्वेंशन के बारे में मेंशन कर रहा था, तो मैं वियना कन्वेंशन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो कोल्ड वॉर का टाइम था, यानी जब सोवियत यूनियन एक ओर था और यूनाइटेड स्टेट्स दूसरी तरफ, और पूरी की पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, तो इस तरह के स्पाई नेटवर्किंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। कभी किसी के रिप्रेजेंटेटिव को किसी ने पकड़ लिया, कभी वेस्टर्न यूरोप में कोई सोवियत एजेंट पकड़ा गया, या फिर अमेरिका में कोई सोवियत एजेंट पकड़ा गया, या सोवियत यूनियन के अंदर कोई अमेरिकन या फिर वेस्टर्न यूरोपियन एजेंट हो गया, अरेस्ट हो गया, और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में ऐसी चीज़ें रोज़ हो रही थी। इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक रेगुलेशन बनाया गया कि ठीक है, अगर आप हमारे किसी इफेक्टिव सिटीजन को या फिर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को अरेस्ट करते हैं तो देयर इज अ गाइडलाइन जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, एंड इन रिटर्न दूसरी साइड भी वही गाइडलाइन फॉलो करने के लिए अश्योरेंस देती थी। सो भाई दिस इज वॉज समथिंग विच फाइनली डेवलप्ड इन द सिटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और इसको कहते हैं वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस 1963। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो दुनिया की 180 से ज़्यादा कंट्रियाँ फॉलो करती हैं। ठीक है, इसको अब आज की डेट में सिर्फ नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान है जो फॉलो करने से मना करते हैं, बाकी एक्चुअली सारी कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं। ऑफिशियली 180 कंट्रीज फॉलो करती हैं। इसके आर्टिकल, इस पर पहले से सिंपल तो चीज़ यही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, कोई अगर अरेस्ट हो जाता है दूसरी कंट्री का सिटीजन, that other country's citizen will have the right for consular access with the representative of his country, okay, his native country. Article 36, to be very specific, of the Vienna Convention states that foreign nationals, जो दूसरे देश के citizens हैं, who are arrested or detained in a host country, must be given a notice without delay of their rights. ठीक है, उनके क्या राइट्स हैं इस नई कंट्री में, उनके एम्बेसी से उनको संपर्क करने की परमिशन, और साथ साथ अब ये क्योंकि 1963 में एग्रीमेंट हुआ था, उस समय इंटरनेट, ईमेल, चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए इसमें ये लिखा गया कि अगर ज़रूरत पड़े तो उस कंट्री की एम्बेसी को फैक्स करके ये बताया जाएगा कि आपके सिटीजन को हमने अरेस्ट किया है। ठीक है, अब वो फैक्स की जगह आप ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बाकी किसी और तरीके से। बेसिक आइडिया ये कि आप इन्फॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ें कुलभूषण जाधव के केस में काफ़ी लेट में की गई। ऐसा कहा जाता है कि कुलभूषण जाधव को एक्चुअली पाकिस्तानी ISI ने मार्च 2007 में ही अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उनका अरेस्ट दिखाया कब गया,
अप्रैल 2017 में। तो ये पूरा जो पीरियड है, लैप्स का पीरियड, दिस इज समथिंग विच ऑल्सो वेंट अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट। तो चलिए भाई, यहाँ तक तो आपने बात कर ली, वियना कन्वेंशन क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये घबराइए मत, वो पाकिस्तान का सिर्फ फ्लैग लगा है, एक्चुअली वो फोटो ऐसे ली गई है। ही वॉज द इंडियाज डिप्टी एम्बेसडर टू पाकिस्तान, और ही वॉज एक्चुअली द पर्सन जो कि काउंसलर बन के 3 बार कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए गए थे। ठीक है, राइट नाउ ही इज द इंडियन एम्बेसडर टू अल्जीरिया। खैर, आइए अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, क्योंकि ये पूरा का पूरा इशू वहीं पे रिजॉल्व हुआ। ठीक है, आप लोगों ने कुछ दिन देखा होगा, तो अगर आप लोगों ने शायद हरीश साल्वे को भी देखा होगा, और ये पूरी इंडियन टीम थी जो कि आईसीजे में कुलभूषण जाधव को रिप्रेजेंट करने गई थी। ऊपर आप राइट हैंड साइड ऑन द टॉप जो मैप, एक पैलेस का मैप फोटो देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, वो पीस पैलेस है हेग में, नीदरलैंड में, जहाँ पे ये पूरे की पूरी इंक्वायरी होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिस है। ठीक है, नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज समथिंग विच इवॉल्व्ड इन 1945। ठीक है, जैसे ही यूनाइटेड नेशन बना, तो जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है, बट इंडियन स्टेट के पास अपना एक जुडिशियल ब्रांच है, और वो विच इज़ हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की जो जुडिशियल ब्रांच है, इट इज़ हेडेड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो जो कि यूनाइटेड नेशन के 1945 के चार्टर में ही इसके बारे में मेंशन कर दिया गया था, और 1946 से ये काम करना इसने शुरू भी कर दिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का ये सक्सेसर है, तो उसके सारे काम भी यही एक्सेप्ट करते हैं, यही फुलफिल करते हैं। अच्छा, अब देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की खासियत ये है कि यहाँ पे पहले तो कोई इंडिविजुअल नहीं जा सकते, यानी आपका और मेरा का झगड़ा हो जाए तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जा सकते। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी और गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यूज़ किया जाता है। बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी और कंट्री से कोई प्रॉब्लम हो, तो दूसरी कंट्री को भी रेडी होना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप पे केस कर रही है, प्लीज़ आप भी इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर अगर ऐसी बात है तो दूसरी कंट्री पार्टिसिपेट क्यों करेगी? भाई अगर आपको बुला रहा है, सुनो भाई सुनो, तुम्हारे अगेंस्ट इंक्वायरी आई है, सुनो। सो अगर आपको कोई अगर बाउंडेशन ही नहीं है, इट इज़ ऑल ओपन, तो आप क्यों जाओगे अपने अगेंस्ट इंक्वायरी सुनने? तो पॉइंट ये है कि अगर एक बार इंडिया केस लेके जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि पाकिस्तान ने हामी भरी और केस में पार्टिसिपेट किया। अब अगली बार जब पाकिस्तान केस लेके आएगा किसी और इशू में इंडिया के अगेंस्ट, तो दैट प्रेसिडेंट कैन बी रीयूज कि हम आए थे, अब इंडिया को भी आना पड़ेगा। ओके, एंड दैट इज द रीजन कि इतने सालों में इंडिया कभी सामने से पाकिस्तान के अगेंस्ट केस लेके नहीं जाता था। चाहे 1999 का केस हो, तब भी पाकिस्तान केस लेके गया था। चाहे 1948 का केस हो, पहले आईसीजे में पाकिस्तान गया था। ठीक है, 1971 में भी पहले आईसीजे में पाकिस्तान गया था, जब प्लेन के आवागमन को लेके केस हुआ था। ठीक है, सो ये सारे केसेस में इंडिया कभी भी केस को लेके सामने से फ्रंट पे नहीं जाता था, मेकिंग श्योर कि इंडिया कोई प्रेसिडेंट ना सेट करे। लेकिन ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फांसी दे दी होती, कैपिटल पनिशमेंट दे दी होती, एंड दैट्स व्हाई इंडिया डिसाइडेड कि इंडिया पहले से गया, इवन अगर प्रेसिडेंट सेट होता भी है आगे के टाइम के लिए, तो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, आईसीजे में देखें इन टोटल जो है वो 9 जजेस होते हैं, 9 के 9 जजेस एक साथ बैठते हैं, और इनका जो टर्म होता है, 15 जजेस होते हैं, और 15 जजेस का जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है। गॉट मिक्स्ड अप। सो 15 जजेस होते हैं आईसीजे में, और 15 जजेस का जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है, और 5-5 जजेस हर 3-3 साल पे रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, सो इंडिया के जो जज थे 2012 में, ठीक है, उनका नाम था दलवीर भंडारी। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कराया था, और उनको वापस से रीअपॉइंट करा दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज सम जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए आईसीजे के बारे में, आईसीजे कैसे काम करता है, क्या मीनिंग आइडियाज़ हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल पूरी की पूरी इश्यूज़ कैसे हैंडल होते हैं, और बाकी जो कुलभूषण जाधव स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ साथ जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाहौर हाई कोर्ट या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करेगी कि वहाँ के कोई बड़े लॉयर को अपॉइंट किया जाए कुलभूषण जाधव को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आई विल कीप यू अपडेटेड। अदरवाइज इंडिया विल अगेन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मेकिंग श्योर कि कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर, ठीक है, जुडिशियल प्रैक्टिशनर खासकर देखें, क्योंकि जो
पाकिस्तान की खासियत यह है कि पाकिस्तान डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, ठीक है, और इसीलिए जो क्वींस कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि जो लंदन के कोर्ट में एक स्पेसिफिक बैरिस्टर्स होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने की डायरेक्ट परमिशन मिल जाती है। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ऐसे लॉयर को भी अपॉइंट करे जो कि क्वींस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लंदन में लॉ प्रैक्टिस कर रहे हों, और उनको फिर पाकिस्तान भेजा जाए कुलभूषण जाधव को रिप्रेजेंट करने। सो वॉट एवर विल बी द केस, आई विल कीप यू अपडेटेड, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, सो आई होप यू विल हैव अ बेटर गुड डे। 11:30 पे वापस से आपकी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको अटेंड करिए। दिन में 3 बजे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है, उसको अटेंड करिए, एंड स्टे इनसाइड योर होम, दैट्स ऑल वी वांट। ओके, बी हेल्दी, बी सेफ, stay inside your home, and have a nice day. Thank you everyone. Have a very good day. Thank you.